नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये वीडियो है, ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भर्ती के लिए योग्यताएँ क्या है? आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगाने हैं? और उसके साथ इस भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी? किस तरीके से आपका चयन किया जाएगा? आपको वेतन कितना दिया जाएगा? इन सारी बातों को अपन गहराई के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, आप यदि किसी विद्यालय में फ़ॉर्म लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से और अंत तक देखें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो। किसी प्रकार कि फॉर्म भरने में या और किसी चीज़ की जानकारी के अभाव में कोई देरी नहीं हो या आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ। तो इसमें जो पद है वो कुल 6 पद है। व्याख्याता लेक्चरर के रूप में लगाया जाएगा आपको, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में लगाया जाएगा, अध्यापक लेवल 2 यानी छठी क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं विभिन्न विषयों के, उस पद पर आपको लगाया जाएगा। अध्यापक लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाए जाने वाले जो शिक्षक हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। प्रयोगशाला सहायक के बारे में आपको स्पष्ट कर दूँ, लैब असिस्टेंट इसकी जो योग्यता है वो 12वीं विज्ञान संकाय में किए हुए छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसमें लिया जाएगा। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि पीटीआई के बारे में आप सब जानते हैं। तो ये 6 पद है। इन पदों के बारे में सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या-क्या रहेगी। तो योग्यता के रूप में व्याख्याता विभिन्न विषय का मतलब व्याख्याता जो सारे विषय जहाँ-जहाँ जिस-जिस विषय की साइंस की अगर कोई स्कूल है तो उसमें साइंस के जो पद खाली है उनको लगाया जाएगा। आर्ट्स की फैकल्टी जहाँ है वहाँ आर्ट्स के लेक्चरर को लगाया जाएगा। तो जिस-जिस विषय के पद खाली है, इसकी योग्यताएँ जो आरपीसी के द्वारा भर्ती करवाई जाती है, जो भर्ती की योग्यताएँ होती है वही इसमें होती है। जो नियम उसमें होते हैं ऐज उम्र के हिसाब से उम्र क्या रहेगी और अंतिम आयु क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें आप आरपीसी का कोई भी नोटिफ़िकेशन निकाल करके उसमें देख सकते हो कि आरपीसी लेक्चरर में क्या-क्या योग्यताएँ आयु के हिसाब से रहती हैं। बाकी शैक्षणिक योग्यताओं को अगर देखा जाए तो इसमें आपसे एक आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए और बीएड के साथ आपने जिस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके किसी विषय में एमए होना चाहिए, अगर आप विज्ञान संकाय से हैं तो आपके किसी विषय में एमएससी होनी चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है। उसके बाद में दूसरा पद इसमें दे रखा है वरिष्ठ अध्यापक, तो वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है। इन विषयों के वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान है, लिए जाएँगे जहाँ-जहाँ पद खाली है वहाँ। राजस्थान शिक्षा सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित यानी कि आरपीसी के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है, उस भर्ती के अंतर्गत जो योग्यताएँ माँगी जाती है वो यहाँ पे योग्यताएँ हैं। आपके लिए यहाँ आवश्यक योग्यता है बीएड की डिग्री और बीएड के साथ में बीए की डिग्री। बीए और बीएड दोनों आवश्यक है। उसी के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अध्यापक लेवल 2 पंचायती राज जो नियम है पंचायती राज में अध्यापक लेवल 2 के लिए सबसे पहली बात, यदि आप निजी अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रीट उत्तीर्ण हो। अभी जो वर्तमान में रीट हुई थी उस रीट में आप उत्तीर्ण होने चाहिए और उसके साथ में आपकी बीएड की डिग्री पूर्ण हो और बीएड की डिग्री के साथ में आपकी जो बीए की जो डिग्री है या बीए की जो मार्कशीट है उसकी भी आवश्यकता होगी यहाँ। ये आपकी योग्यताएँ हैं यहाँ पे। अध्यापक लेवल 1 में जो योग्यता है वो बीएसटीसी आपके पूर्ण होनी चाहिए। बीएसटीसी के साथ में रीट परीक्षा आप उत्तीर्ण हो और उसके साथ में 12वीं की मार्कशीट की भी आवश्यकता होगी। प्रयोगशाला सहायक इसमें प्रयोगशाला सहायक में वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में साइंस ली थी और जो 12वीं उत्तीर्ण हैं और जो उसमें लैब असिस्टेंट की जो भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग करवाता है उसमें जो योग्यताएँ हैं, वो योग्यताएँ जो रखते हैं वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और केवल 12वीं पास विज्ञान अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है और कोई अन्य कोई डिप्लोमा वगैरह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद छठा जो यहाँ पद है वो है शारीरिक शिक्षक का। शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई, इसके लिए आपको पता है कि आपके बीपीएड की हुई होनी चाहिए। तो ये इसकी योग्यताएँ हैं।
उसके बाद में नीचे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें निजी और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 में लगने के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ इसमें दे रखी है कि रीट की कोई बाध्यता नहीं होगी। जो सरकारी कर्मचारी पहले हैं, जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी लग सकते हैं और वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने के पात्र होंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। यहाँ दे रखा है रिक्तियाँ, यानी कि रिक्तियाँ कैसे जारी की जाएगी, जो कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी पोस्टें खाली है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए वैसे तो जिला स्तर पे भी रिक्तियों का आवंटन किया जाएगा, विज्ञप्ति निकाली जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सारा जो काम है वो पीओ स्तर पे, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पे ही होगा। ग्राम पंचायत स्तर पे ही रिक्तियाँ प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशन कैसे होगा? तो प्रकाशन के बारे में भी यहाँ बता रखा है कि जो रिक्तियों का प्रकाशन है वो पीओ कार्यालय, यानी कि जो आपके गाँव का जो सीनियर विद्यालय है, जहाँ प्रधानाचार्य का पद स्वीकृत हो, प्रधानाचार्य पीओ के रूप में भी कार्य करता है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के रूप में, तो वो अपने विद्यालय या सार्वजनिक जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाएगा। उसके अंतर्गत उस ग्राम पंचायत में आने वाले सारे विद्यालयों में लेवल 1 के, लेवल 2 के, पीटीआई के और व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की कितने पद खाली है, वो 1 नवंबर को उसका नोटिस जारी किया जाएगा। वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि किस-किस विद्यालय में कितनी पोस्टें खाली है, और बाकी जिला स्तर से भी एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी विद्यालयों की। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप जिस विषय में फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, उनके पद किन-किन विद्यालयों में खाली है। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति राजस्थान में कहीं का भी रहने वाला हो और वो राजस्थान में कहीं भी आवेदन कर सकता है। आवेदन की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ दे रखी है कि किसी भी पद हेतु, यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी पद हेतु, यहाँ देख सकते हैं, मैं ये इसको हाइलाइट कर रहा हूँ। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ में विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में संबंधित विद्यालय पीओ प्राचार्य को व्यक्ति इस विद्यालय में उपस्थित, आपको व्यक्तिगत रूप से पीओ कार्यालय में उपस्थित होकर के अपने डॉक्यूमेंट और अपना फॉर्म देना होगा। आवेदन का प्रारूप मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो वो फॉर्म, आवेदन फॉर्म आपको भरना है। उसके साथ में इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। कक्षा 10 की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, और उसके साथ में अगर आप लेक्चरर में आवेदन कर रहे हो तो फिर एमए की मार्कशीट, उसके साथ रीट का प्रमाण पत्र यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 में आवेदन करना चाहते हैं, और उसके साथ में 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किए हुए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। वरीयता का मतलब मेरिट कैसे बनाई जाएगी, जो आपका चयन होगा उसमें मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। तो मेरिट का जो निर्धारण है उसके लिए यदि मैं आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ इसने दे रखा है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों या विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य या पीओ के द्वारा किया जाएगा। तो आप यदि कहीं भी आवेदन कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट के आधार पर वरीयता का प्रकाशन है वो पीओ कार्यालय के द्वारा आपसे 1 नवंबर को फॉर्म 1 नवंबर को पीओ कार्यालय के द्वारा प्रकाशन किया जाएगा रिक्तियों का। 2, 3 और 4 तक आप अपना आवेदन दे सकते हैं वहाँ, और आवेदन देने के बाद में 5 तारीख को पीयू कार्यालय के द्वारा, 5 नवंबर को पीयू कार्यालय के द्वारा लिस्ट जारी की जाएगी किस-किस विषय में कितने-कितने अभ्यर्थियों के आवेदन यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद में 7 तारीख को, उसके बाद में आपको कुछ समय दिया जाएगा। 7 तारीख को उनके द्वारा वरीयता सूची जारी की जाए। अब ये वरीयता सूची क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये वरीयता सूची कैसे बनाई जाएगी, तो यहाँ दे रखा है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उस शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। यदि आप समझना चाहें तो यहाँ अपन समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको समझना हो तो इसमें अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी लेवल 1 में आवेदन करना चाहता है और उस अभ्यर्थी के कक्षा 12 में आप देख सकते हैं कक्षा 12 में उस अभ्यर्थी के
60% है। यदि वो 60% अंक रखता है कक्षा 12 में, 1 मिनट, 60% यदि उसके कक्षा 12 में अंक है, तो यहाँ शैक्षणिक का मतलब है वो लेवल 1 में आवेदन करना चाहता है, तो 60% कक्षा 12 में उसके प्रतिशत है और बीएसटीसी में उसके 70% है। इस तरीके का अगर तो ये शैक्षणिक का मतलब हो गया कक्षा 12 के प्रतिशत, और प्रशैक्षणिक का मतलब हो गया जो आपकी डिग्री है, उस डिग्री के जो प्रतिशत है वो आपके प्रशैक्षणिक अंक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 60% का 75% आप निकालें, आपके कुल 60% है कक्षा 12 में, तो उसका आप 75% निकालें। तो यहाँ 60 कक्षा 12 में, 12वीं में आपके 60% है, तो 60 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 75% है वो हो जाएगा 45% उसका 75% हो जाएगा। और एसटीसी में मान लो आपके 80% है, तो उसका 25% का मतलब होता है 20 नंबर। तो ये दोनों जुड़ करके यहाँ आपके अंक हो जाएंगे 65। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 12वीं कक्षा में जो आपके 45 नंबर बने हैं वो आपके शैक्षणिक अंक है, और एसटीसी के 80% का 25% यानी कि 20 ये आपके प्रशैक्षणिक अंक है, और ये दोनों जुड़ करके कुल 65 यानी आपके 65 नंबर हो गए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लो जिस विद्यालय में आपने आवेदन किया वहां लेवल 1 के कुछ पद खाली है, मान लो 4 पद खाली है या 3 पद खाली है, तो उस 3 पदों के लिए मान लो 10 आवेदन आ गए, तो 10 आवेदन में से आपके 65% है, तो हो सकता है आपसे ऊपर 2 जने हो, या आपका नाम वरीयता में 1 नंबर पे आ गया, किसी के आपके 65 है तो किसी के 64 होंगे, 63 होंगे, 62 होंगे, इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मान लो आप 65 पे हो और 1 नंबर पे हो, तो आपका चयन निश्चित है। तो पीओ कार्यालय के द्वारा 7 तारीख को वरीयता लिस्ट जारी की जाएगी, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका चयन होगा या नहीं। मान लो 3 पोस्ट वहां पर है और 3 पोस्ट में से आप तीसरे नंबर पर हो, तो इसका मतलब आपका चयन हो गया है। और यदि आप चौथे नंबर पर है तो आप समझ लें कि आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि जो 3 आपसे ऊपर बैठे हुए हैं उनका चयन किया जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो लेवल 2 है और फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी व्याख्याता का जो पद है, द्वितीय श्रेणी का जो पद है, उसमें भी इसी प्रकार से मेरिट निकाली जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आगे अपन देखते हैं इसमें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ मानदेय पेमेंट का दे रखा है, उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि योग्यताएं क्या क्या है। तो मेरिट किस आधार, किन अंकों के आधार पर बनेगी। तो सबसे पहले अपने यहाँ जो पद है, पदों के हिसाब से अपन देखते हैं। अध्यापक लेवल का प्रथम और द्वितीय का जो पद है, इसमें जो मेरिट बनेगी अध्यापक लेवल प्रथम के लिए कक्षा 12वीं शैक्षणिक योग्यता के रूप में, एसटीसी प्रशैक्षणिक के रूप में। और जो लेवल द्वितीय का जो पद है उसके लिए लेवल द्वितीय और सेकंड ग्रेड में सेम ही है, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लेवल द्वितीय में बीए आपकी शैक्षणिक योग्यता के रूप में, यानी बीए के परसेंटेज का 75%, और आपकी जो बीएड है वो बीएड के प्रतिशत का 25%, बीएड के जो प्रतिशत है उसका 25%। सेकंड ग्रेड में भी ठीक ऐसे ही होगा, बीए का 75% परसेंटेज का, और बीएड के 75 बीएड के परसेंटेज का 25% निकल करके आपके परसेंटेज बनेंगे। और लेक्चरर के लिए लेक्चरर के लिए जो एमए है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, तो एमए का 75%, और जो बीएड की डिग्री है वो प्रशैक्षणिक योग्यता है, तो बीएड का 25%। इस तरीके से आपके अंक जुड़ेंगे और फिर आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। प्रयोगशाला सहायक है, तो प्रयोगशाला सहायक में केवल और केवल कक्षा 12 के जो अंक है वो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या प्रशैक्षणिक योग्यता है, नहीं तो 12वीं की मेरिट के आधार पर उनको लिया जाएगा। शारीरिक जो शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक में जो बीपीएड की डिग्री है उसका 25%, और जो 12th की जो मार्कशीट है, या किसी ने बीए करने के बाद में की है तो बीए की जो मार्कशीट है, बीए की मार्कशीट का 75% अंक जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। तो ये तो हो गया मेरिट कैसे बनाई जाएगी। आपने उदाहरण के माध्यम से पिछले पेज में हमने समझने का प्रयास किया था। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप लेवल 1 में आवेदन करना चाहते हैं तो कक्षा 12 में किस तरीके से
यदि आपके 60% है तो आपके बन जाएँगे 75% यानी कि 45 नंबर, और एसटीसी में यदि आपके 80 है तो उसके 20 यानी टोटल 65। इस हिसाब से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपको यहाँ पे भुगतान कैसे किया जाएगा, पेमेंट कैसे दिया जाएगा, आपकी नियुक्ति। एक चीज़ आप क्लियर समझ लें कि ये किसी प्रकार की स्थायी नियुक्ति नहीं है, पूर्ण रूप से अस्थायी है, और अस्थायी में भी आप इस सरकारी सेवा में पूरे दिन के लिए भी पाबंद नहीं है। आपको केवल कुछ पीरियड दिए जाएँगे जो संस्था प्रदान है, उसके द्वारा आपको समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि ये आपके इस क्लास में इस समय आपका पीरियड रहेगा। संस्था प्रदान के बताए अनुसार आपको विद्यालय में पीरियड लेने होंगे। यदि आप अध्यापक लेवल 1 और द्वितीय में हैं तो आपको प्रति घंटे के लिए, या एक चीज़ और भी क्लियर कर दी जाए, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रति घंटा का मतलब यहाँ 60 मिनट है। प्रति घंटे का मतलब यहाँ पर 60 मिनट है। आप पीरियड को ना समझें कि पीरियड 40 मिनट का होता है, नहीं। प्रति घंटे का मतलब यहाँ 60 मिनट है, और 60 मिनट होने का मतलब है कि यदि 1 घंटे आप विद्यालय में सेवा देते हैं तो आपको 300 रुपए मिलेंगे। 2 घंटे यदि आप विद्यालय में सेवा देते हैं तो आपको 600 रुपए मिलेंगे, और 3 घंटे यदि आप विद्यालय में सेवा देते हैं तो आपको 900 रुपए मिलेंगे। तो ये प्रधानाचार्य जो पीओ होता है उस पर डिपेंड है कि वो आपको किस क्लास में कितने पीरियड देते हैं। फिर भी संभावना ये रहती है कि जगह-जगह पद खाली है, तो यदि आप एक बार विद्यालय जाएँगे तो आपको कम से कम 4-5 पीरियड 6 पीरियड दिए जाएँगे, तो 3 घंटे का टाइम भी निकल जाता है। तो भी आपके 900 रुपए रोज़ के बन जाएँगे। तो 900 के हिसाब से स्कूल औसतन अपन माने कि 20 दिन भी लगती है, तो लगभग आपके 20, 21, 22 दिन स्कूल अगर लग जाए तो 21,000 के आस-पास आपका मानदेय बन जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 350 रुपए है 1 घंटे के लिए, और वहाँ भी आप कम से कम 3 पीरियड तो आप लेंगे तब जाकर के आपकी सैलरी बन पाएगी। यदि मान लो कहीं ऐसी व्यवस्था है कि आपको कम पीरियड भी दिए जाते हैं तो फिर आपको कम भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ अधिकतम जो सैलरी है वो 25,000 रुपए। अधिकतम का मतलब ये है कि मान लो जैसे आप 4 पीरियड ले लेते हैं, आपकी इच्छा होगी, आपका गाँव का विद्यालय, आप कह दो कि मैं 4 पीरियड ले लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो 4 पीरियड के हिसाब से आपके रोज़ के सेकंड ग्रेड के हिसाब से 350 के हिसाब से 700, 700, 1400 रुपए बन जाते हैं। तो यदि मान लो 20 दिन स्कूल लगती है तो फिर इसका मतलब 28,000 रुपए आपके बन गए, लेकिन आपको 28,000 का भुगतान सरकार के द्वारा किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। आपको अधिकतम, यदि आप फुल सेवा भी देते हैं तो आपको अधिकतम भुगतान 25,000 रुपए मासिक दिया जाएगा, और यदि इससे कम है घंटों के हिसाब से तो आपको कम भुगतान दिया जाएगा। प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं को उसे पढ़ाना है और किसी क्लास में उसे पीरियड नहीं दिया जाएगा। 400 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो यदि मान लो कक्षा 11 और 12 में 2-2 पीरियड करके उसको 4 पीरियड दे दी जाते हैं तो सामान्यतः औसत पीरियड 35 मिनट या 40 मिनट का होता है। तो 160 का मतलब लगभग ढाई घंटे के आसपास वहाँ आपको प्रतिदिन प्रति विद्यालय में दिए जा सकते हैं, ढाई या 3 घंटे। तो 3 घंटे के हिसाब से आपके 1200 रुपए रोज़ के बन जाते हैं। तो 1200 के हिसाब से मान लो 20-22 दिन स्कूल लगती है, तो 22 दिन अगर लग जाती है, तो 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन सकती है। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक के लिए वही मैंने आपको जो अध्यापक लेवल प्रथम का जो मानदेय बताया वही मानदेय है। पीटीआई है तो पीटीआई को थोड़ा थोड़े पीरियड ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि पीटीआई फुल टाइम में संस्था प्रधान चाहे तो उसे रोक सकता है, क्योंकि अनुशासन के लिए विद्यालय में पीटीआई की आवश्यकता रहती है। तो यदि उसे ज़्यादा पीरियड भी दिए जा सकते हैं तो उसकी सैलरी फुल बनने की पूरी संभावना है। तो ये आपके हो गया मानदेय, और मानदेय के बाद में कुछ अन्य शर्तें हैं, और इसका जो शेड्यूल है इसको अपन देख लेते हैं, टाइम टेबल कैसे-कैसे आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो कुछ अन्य शर्तें, चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। 7 दिवस में सहमति प्रदान करने का मतलब ये है कि आपको, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपकी वरीयता निर्धारण में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो सिलेक्शन होने के बाद में संस्था प्रधान के द्वारा आपको एक सहमति पत्र, एक जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। उसमें साफ लिखा रहेगा कि अगले 7 दिवस तक आपको जॉइन करना है। तो 12 तारीख को ये जॉइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा, और 19 तारीख यानी कि 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 7 दिन में आपको जॉइन करना है। यदि आप 7 दिवस तक जॉइन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाद में आपसे नीचे जो आने वाला अभ्यर्थी, मान लो उसका अभी तक चयन नहीं हुआ था, लेवल 2 की 1 पोस्ट खाली थी और आपका चयन हो गया, आपके नीचे 4 जने और वेटिंग में है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है, तो यदि आप जॉइन करने नहीं चाहते हो 7 दिनों में, तो आपके बाद में जो परसेंटेज में जो दूसरे नंबर पे जो अभ्यर्थी आ रहा है, उसको जॉइन करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप ये कभी ना सोचें कि मेरा चयन हो गया तो फिर मैं नहीं जाऊँगा तो काम चलता रहेगा, ऐसा होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। उसके बाद में निर्धारित तिथि तक सहमति नहीं दी जाने वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा, ये मैंने आपको बता दिया। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने से जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थायी तौर पर
लगाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझ लें। यदि आप अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको एक पूरे सत्र के लिए यानी कि अप्रैल और मई के 15 दिन 15 मई तक लगभग आपको लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि सरकार के द्वारा कोई वेटिंग लिस्ट में या कोई आप जिस पद पर मान लो आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पद पर लग गए और लगने के बाद में वहाँ पुरानी किसी वेटिंग लिस्ट में कोई उस स्कूल में कोई नया व्याख्याता अगर स्थायी तौर से आ जाता है तो आपको उसी दिन से वहाँ विमुक्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी भर्ती और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों का अध्ययन रखा जाएगा जो विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी का हो चाहे पूर्व शिक्षक रह चुका हो, नियम दोनों के लिए समान है। नियम के हिसाब से उनको रहना होगा। यदि उन नियमों किसी प्रकार की कोताही पाई जाती है तो पीओ के द्वारा तुरंत उनको कार्य से निकाला जा सकता है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य नियमितता अवलोकन प्राचार्य पीयू के द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीयू द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त किया जा सकता है। यानी कि आपके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही की